यूपीएलटी ग्रेड हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र 1 देखेंगे। तो दोस्तों आज से हम यूपीएलटी ग्रेड का हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? बताइए आप लोग, तुलसीदास जो है किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के भक्त कवि थे या फिर शुद्धद्वैतवाद के भक्त कवि थे या फिर द्वैतवाद के भक्त कवि थे या फिर विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास जो है विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? बताइए आप लोग, जो है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पर होगा परमानंद दास था या फिर गोविंद दास था या फिर नरहरिदास था या फिर रामानंद था? बताइए आप लोग, जो है तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? बताइए आप लोग, सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? वाम मार्ग अपनाया था या फिर वैष्णव मार्ग अपनाया था या फिर तांत्रिक भोग मार्ग अपनाया था या फिर वैदिक मार्ग अपनाया था? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? मीराबाई की भक्ति साधना किस कोट की थी? बताइए आप लोग, जो है मीराबाई की भक्ति साधना जो है किस कोट की थी? दास्य भाव की थी या फिर गुरु भक्ति भाव की थी या फिर मधुर भाव की थी या फिर साख्य भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति साधना जो था वह था मधुर या माधुर्य। ऑप्शन नंबर इसलिए सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? बताइए आप लोग, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? प्रेम की पीर को या फिर लौकिक प्रेम को या फिर प्रतीकात्मक प्रेम को या फिर दार्शनिक अभिव्यक्ति को? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आचार्य शुक्ल ने प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, सूफी कवियों को निम्न में क्या कहा जाता है? पुष्ट मार्ग कहा जाता है या फिर प्रेम मार्गी कहा जाता है या फिर वैष्णव मार्गी कहा जाता है या फिर इस्लाम मार्गी कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? बताइए आप लोग, रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण है या फिर राम के लीला गायन के कारण है या फिर जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण है या फिर सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण है? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीत काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक रीत काव्य का प्रमुख भेद नहीं है? रीतबद्ध नहीं है, रीत सिद्ध नहीं है या फिर रीत युक्त नहीं है या फिर रीत मुक्त नहीं है? तो रीत काव्य की जो भेद है, रीतबद्ध है, रीत सिद्ध है, रीत मुक्त है, जबकि रीत युक्त जो है रीत काव्य का प्रमुख भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है?
बताइए आप लोग, रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध काव्य रूप या फिर मुक्तक काव्य रूप या फिर कथा काव्य रूप या फिर चंपू काव्य रूप? तो रीत काव्य में चंपू काव्य रूप को अपनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? बताइए आप लोग, सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती है या फिर आर्या सप्तशती है या फिर वीर सतसई है या फिर बिहारी सतसई है? तो सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो सबसे पहली रचना जो है वह है गाथा सप्तशती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास निम्नलिखित अवधि में हुआ। बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा का विकास जो है किस अवधि में हुआ? 8वीं शताब्दी से पूर्व या फिर 8वीं से 14वीं शताब्दी तक या फिर 3री से 6ठी शताब्दी तक या फिर 10वीं से 15वीं शताब्दी तक? तो बताइए आप लोग जो है अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास जो है किस अवधि में हुआ था? तो यह जो है 8वीं से 14वीं शताब्दी तक हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? बी सही हो जाएगा। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? बताइए आप लोग, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक छंद है या फिर पदड़िया छंद है या फिर रास छंद है या फिर दूहा छंद है? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध जो छंद है तो वह है दूहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से या फिर प्राकृत भाषा से या फिर अवहट भाषा से या फिर पाली भाषा से? तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो है किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद पाली का, उसके बाद प्राकृत का, उसके बाद जो है अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी का। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो है किसे माना गया है? पुष्पदंत को माना गया है या फिर जो इंदु, यहाँ पर होगा जो इंदु को माना गया है या फिर स्वयंभू को माना गया है या फिर हेमचंद्र को माना गया है? तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो प्रथम कवि जो है स्वयंभू को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में कौन है? बताइए आप लोग, अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना इनमें से कौन है? पौमचरियु है या फिर रिठर्डेम चरियु है या फिर स्वयंभू छंद है या फिर महापुराण है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना जो है वह है पौमचरियु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं किनकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, पाहुड़ दोहा जो है किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है या फिर राम सिंह की रचना है या फिर सरहपा की रचना है या फिर धनपाल की रचना है? तो बताइए आप लोग, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य जो है अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? बताइए आप लोग, हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य जो है अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? संत काव्य है या फिर वीर काव्य है या फिर श्रृंगार काव्य है या फिर राम काव्य है? तो हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य जो है अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? तो वह है संत काव्य। संत काव्य जो है अपभ्रंश काव्य से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं।
खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा से हुआ है? बताइए आप लोग, खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? ब्रज भाषा से हुआ है, या फिर अवधी से हुआ है, या फिर दक्षिणी हिंदी से हुआ है, या फिर अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए आप लोग, हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या फिर जोधपुर पाली में, या फिर जोधपुर बीकानेर में? तो हड़ौती राजस्थान के कोटा बूंदी में प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना गया है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो है किसे माना गया है? गारसादा तासी को माना गया है, अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल रहमान को माना गया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना गया है? तो बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो है किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो है गारसादा तासी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? बताइए आप लोग, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, प्रशस्त काव्य है, या फिर संदेश काव्य है? बताइए आप लोग जो है, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वीर काव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए आप लोग, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? गारसादा तासी को, कर्नल जेम्स टाड को, या फिर प्रोफेसर वूलर को, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कर्नल जेम्स टाड को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? बताइए आप लोग, आदिकाल की वह कौन सी रचना है जिसमें जो है इतिहास की उपेक्षा की गई है? जय मयंक जस चंद्रिका में, या फिर उपदेश रसायन रास में, या फिर पृथ्वीराज रासों में, या फिर नेमिनाथ रासों में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासों में इतिहास की उपेक्षा की गई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? बताइए आप लोग, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति जो है कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है, या फिर परमाल रासो है, या फिर बीसल देव रासो है, या फिर विद्यापति की पदावली है? बताइए आप लोग, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? तो वह है कौन सा? वह है बीसल देव रासो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीसल देव रासो किसकी रचना है? जो है नरपत नाल की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बताइए आप लोग, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव यानी कि विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से, या फिर महाराष्ट्र से, या फिर गुजरात से, या फिर उत्तर भारत से? तो भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? बताइए आप लोग, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, या फिर जाति प्रथा निषेध, या फिर अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लीला गायन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं।
संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? बताइए आप लोग, संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? ऑप्शन ए है भक्त जन्म मरण से मुक्त है, या फिर ऑप्शन बी है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, या फिर ऑप्शन सी है भक्ति क्षेत्र में जाति पांति का भेद है, या फिर शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए आप लोग, वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए आप लोग, सूरसागर का काव्य रूप जो है निम्न में से कौन सा है? प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, या फिर गीत काव्य है? तो सूरसागर काव्य का जो रूप है वह है गीत काव्य का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? बताइए आप लोग, जो है तुलसीदास की भक्ति भावना जो है किस प्रकार की थी? तो तुलसीदास की भक्ति भावना जो है दास्य भाव की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि? बताइए आप लोग, रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, या फिर वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, या फिर वह सुजान से प्रेरित है, या फिर वह स्वानुभूत और रीत मुक्त है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह जो है स्वानुभूत और रीत मुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचयात्मक ग्रंथ निम्न में कौन है? बताइए आप लोग, रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचयात्मक ग्रंथ निम्न में कौन है? रसभूषण है, या फिर बिहारी सतसई है, या फिर कवि कुल कल्पतरु है, या फिर रसविलास है? तो बताइए आप लोग, जो है रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचयात्मक ग्रंथ निम्न में कौन है? तो वह है कवि कुल कल्पतरु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या है? भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? बताइए आप लोग, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी से, या फिर परीक्षा गुरु से, या फिर 100 अजान एक सुजान से, या फिर चंद्रकांता से? बताइए आप लोग, जो है भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। इसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माने हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में कौन थे? बताइए आप लोग, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या फिर बाल मुकुंद गुप्त थे, या फिर श्याम सुंदर दास थे, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता जो है कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, द्विवेदी युग की कविता का स्वर जो है निम्न में किससे संबंधित है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक से, या फिर प्राकृत चित्रात्मक से, या फिर नव जागरण परक से, या फिर नारी चेतनात्मक से? बताइए आप लोग, जो है द्विवेदी युग की कविता का स्वर जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो द्विवेदी युग कविता का स्वर जो है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती में प्रतिष्ठित किया है, या फिर रंग में भंग में प्रतिष्ठित किया है, या फिर द्वापर में प्रतिष्ठित किया है, या फिर साकेत में प्रतिष्ठित किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी जो पात्र उर्मिला थी, इन्हें जो है साकेत में प्रतिष्ठित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति जो है अधिक है? बताइए आप लोग, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति जो है अधिक है? प्रसाद, या फिर पंत, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर निराला? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? बताइए आप लोग, छायावादी कवियों में रहस्य भावना जो है किस तरह व्यक्त हुई है? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, या फिर असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, या फिर असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी रूप में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी रूप में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? बताइए आप लोग, छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख जो है किस रूप में मिलता है? जाति एकता के रूप में, या फिर अतीत की आलोचना के रूप में, या फिर आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में, या फिर प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में? बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख जो है किस रूप में मिलता है? तो यह जो है आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बताइए आप लोग, ब्रज भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची अपभ्रंश से, या फिर नागर अपभ्रंश से, या फिर सौर सेनी अपभ्रंश से, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से? तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? बताइए आप लोग, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? रेख्ता है, या फिर हिंदवी है, या फिर कौरवी है, या फिर दिल्हवी है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक प्राचीन नाम जो है वह है कौरवी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए आप लोग, ढूंढाड़ी जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, या फिर अलवर भरतपुर में, या फिर जयपुर सवाई माधोपुर में, या फिर जोधपुर बीकानेर में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ढूंढाड़ी राजस्थान के जयपुर सवाई माधोपुर में प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? बताइए आप लोग, जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, या फिर मिश्र बंधुओं ने किया, या फिर शिव सिंह सेंगर ने किया, या फिर गारसा दा तासी ने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताइए आप लोग, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान थे, या फिर अमीर खुसरो थे, या फिर स्वयंभू थे, या फिर सरहपा थे? बताइए आप लोग, जो है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। बताइए आप लोग, ऐसे रासो
ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपत विजय या फिर नरपत नाल या फिर नल सिंह या फिर मधुकर कवि। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरपत नाल। इनकी जो रचना कौन सी है, नरपत नाल की जो रचना है वह है बीसलदेव रासो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? बताइए आप लोग, निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार जो है प्रथमोल्लेख कौन है? ज्ञानदेव हैं या फिर नामदेव हैं या फिर कबीर दास हैं या फिर रैदास हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा, नहीं बी सही हो जाएगा, नामदेव। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नामदेव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार का वर्णन शैली प्रयोग हुआ है? बताइए आप लोग, तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? कथात्मक शैली का या फिर समासोक्ति शैली का या फिर अन्योक्ति परक शैली का या फिर रूपक अतिशयोक्ति परक शैली का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है अन्योक्ति परक शैली का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार परंपरा से है? बताइए आप लोग, संत तुलसीदास का संबंध जो है किस आचार परंपरा से है? रामानुजी परंपरा से है या फिर माधवाचारी परंपरा से है या फिर वल्लभाचार्य परंपरा से है या फिर रामानंदी परंपरा से है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, संत तुलसीदास का संबंध जो है रामानंदी परंपरा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? बताइए आप लोग, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? दार्शनिक है या फिर वर्ग चेतना प्रधान है या फिर व्यक्तिगत यथार्थ है या फिर यथास्थितिवादी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि जो है वर्ग चेतना प्रधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में क्या है? बताइए आप लोग, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? रोमानियत से युक्त या फिर बिंब विधान से युक्त या फिर बोलचाल की शब्दावली से युक्त या फिर अलंकारिता से युक्त? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता की भाषा की प्रमुख जो विशेषता है वह है बिंब विधान से युक्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? बताइए आप लोग, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता है या फिर ऑप्शन बी होगा सपाट बयानी और बड़बोलापन होगा या फिर सामाजिक यथार्थ की अतिशयता होगा या फिर पराजय भावना और नैराश्य होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का जो कारण है वह है सपाट बयानी और बड़बोलापन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए आप लोग, स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थपरक बौद्धिकता है या फिर प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना है या फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास है या फिर जीवन की विषमताओं का चित्रण है? तो बताइए आप लोग, स्वतंत्रोत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है ऑप्शन डी, जीवन की विषमताओं का चित्रण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 क्या है? पृथ्वी कल्प किसके, इसके रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, पृथ्वी कल्प जो है किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है या फिर गिरिजा कुमार माथुर की रचना है या फिर भारत भूषण अग्रवाल की रचना है या फिर अज्ञेय की रचना है? बताइए आप लोग, पृथ्वी कल्प जो है किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? बताइए आप लोग, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त हैं, नरेंद्र हैं, या फिर जगदीश गुप्त हैं, या फिर भरत मुनि हैं? तो रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार जो है भरत मुनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द शक्तियों के विचारा अनुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? बताइए आप लोग, शब्द शक्तियों के विचारा अनुसार निम्न में से कौन सा महत्व जो है अमान्य है? अर्थ संपत्ति, या फिर शब्द, या फिर शब्दार्थ, या फिर अर्थ ज्ञान का साधन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द शक्तियों के अनुसार जो है अर्थ संपत्ति मत जो है अमान्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? अलंकार के निम्न भेदों में कौन सा अस्वीकार है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक भेद जो है अलंकार का भेद नहीं है? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार और काव्या अलंकार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार के जो भेद है वह है शब्दा अलंकार है, अर्था अलंकार है, उभया अलंकार है, जबकि काव्या अलंकार जो है अलंकार का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है? दिवस अवसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, इस पद में जो है कौन सा अलंकार है? भ्रातिमान अलंकार है, या फिर मानवीकरण अलंकार है, या फिर विभावना अलंकार है, या फिर मिलित अलंकार है? तो इस पद में जो है कौन सा अलंकार है? इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। वह नवनीत कहा जाता है, रह जाता है तक्र। इस पद में जो है एक शब्द आया है तक्र, इसको जो है कवि ने प्रतीक बताया है। किसका प्रतीक बताया है? समग्रता का, या फिर रहस्यमता का, या फिर निस्सारता का, या फिर समन्वय का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि ने जो है तक्र को प्रतीक बताया है समन्वय का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या है? अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? बताइए आप लोग, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि जो है किसका प्रयोग करता है? बिंबों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, कल्पना का प्रयोग करता है, या फिर अनुभूति का प्रयोग करता है? तो अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि जो है बिंबों का प्रयोग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाता है? बताइए आप लोग, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाता है? श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि को, या फिर आध्यात्मिक संकेत दृष्टि को, या फिर लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि को, या फिर लीला गान दृष्टि को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में जो है लीला गान दृष्टि को प्रमुख माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, जो है रास पंचाध्यायी की रचयिता कौन है? कृष्णदास है, परमानंद दास है, नंद दास है, या फिर चतुर्भुज दास है? तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? यह जो है नंददास की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? बताइए आप लोग, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, या फिर उदात्त भावों के पोषण के लिए, या फिर भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए, या फिर
रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रामचरित मानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व जो है क्यों दिया जाता है, वह दिया जाता है भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास थे, नाभादास थे या फिर प्रिया, यहाँ पर होगा प्रिया दास या फिर केशव दास थे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक जो कवि थे वह थे अग्रदास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, भाषा भूषण जो है किसकी रचना है? भूषण कवि की रचना है, देव कवि की रचना है, कुलपति मिश्र की रचना है या फिर जसवंत सिंह की रचना है? बताइए आप लोग जो है भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। कौन सा कवि रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक कवि है जो रीत मुक्त धारा का कवि नहीं है? रसनिधि नहीं है या फिर घनानंद नहीं है या फिर आलम नहीं है या फिर ठाकुर नहीं है? तो रीत मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं घनानंद है, ठाकुर हैं, आलम है, बोधा है, द्विजदेव हैं, ये जो है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। जबकि जो है रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं रसनिधि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है एक अनुदित रचना है? बताइए आप लोग, भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है अनुदित रचना है? चंद्रावली है या फिर वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति है या फिर विद्या सुंदर है या फिर अंधेर नगरी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो अनुदित रचना है वह है विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? बताइए आप लोग, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका जो है उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा या फिर ब्राह्मण या फिर हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर आनंद कदामनी? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की वह पत्रिका जो उल्लेखनीय है वह है आनंद कदामनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह पत्रिका जो है मिर्जापुर से 1881 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृत? बताइए आप लोग, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृत जो है प्रकाशन क्रम में पहले आती है? बताइए आप लोग, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना जो है प्रकाशन के क्रम में पहले आती है? भारत भारती या फिर विकट भट्ट या फिर जयद्रथ वध या फिर पंचवटी? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकाशन क्रम में जो पहली आती है वह है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध कब लिखा गया था? यह लिखा गया था 1910 ईस्वी में। जबकि भारत भारती कब लिखा गया? तो भारत भारती जो है 1912 ईस्वी में लिखा गया था। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखा गया था और विकट भट्ट जो है 1929 ईस्वी में लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? बताइए आप लोग, छायावाद की मूल चेतना जो है किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्राकृत का मानवीकरण शब्द समूह से या फिर अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण शब्द समूह से या फिर स्वानुभूत की प्रवृत्ति शब्द समूह से या फिर सौंदर्य का संधान शब्द समूह से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो वह है प्राकृत का मानवीकरण शब्द समूह से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? बताइए आप लोग, सुमित्रा नंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? ग्राम्या है या फिर स्वर्णधूलि है या फिर युगांत है या फिर ज्योत्सना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की उत्तरवर्ती जो रचना है वह है स्वर्णधूलि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृत से आई है या फिर किस कृत से लिया गया है? लहर की यह काव्य पंक्ति है या फिर झरना की है या फिर पल्लव की है या फिर परिमल की है? बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस रचना से लिया गया है? तो यह जो है लहर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताइए आप लोग, लहर किसकी रचना है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लहर किसकी रचना है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कौन कौन कमेंट करके बताते हैं हमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? बताइए आप लोग, निराला की किस कविता को जो है महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? सरोज स्मृति को या फिर यमुना के प्रति को या फिर बादल राग को या फिर राम की शक्ति पूजा को? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला की उस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है तो वह है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा नहीं है या फिर राम कुमार वर्मा नहीं है या फिर बच्चन सिंह नहीं है या फिर अंचल कवि नहीं है? तो उत्तर छायावादी कवि जो नहीं है वह है नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों कवि जो हैं उत्तर छायावादी कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सी विचार अमान्य है? बताइए आप लोग, प्रगतिवाद के अंतर्गत नीचे 4 विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक विचार जो है अमान्य है उसे हमें बताना है। यथार्थवाद या फिर रूपवाद या फिर पदार्थवाद या फिर समाजवाद? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद के अंतर्गत जो विचार अमान्य है वह है रूपवाद। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। रूपवाद विचार जो है प्रगतिवाद में अमान्य है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए आप लोग, प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग या फिर भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा या फिर नई राहों का अन्वेषण या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगवादी कवि का मुख्य जो लक्ष्य था वह था नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। कौन से लेखक उन 4 महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है? सैयद इंसा अल्लाह खां या फिर लल्लू लाल या फिर सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो मुंशी प्रेमचंद ने उन 4 महानुभाव कौन कौन है जिसे बताए हैं? पहले हैं सैयद इंसा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदा सुखलाल। इसके अलावा जो है एक और है, कौन है? वह है सदर मिश्र, जबकि शिव प्रसाद जी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 क्या है? प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? बताइए आप लोग, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर जो है गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? रंगभूमि उपन्यास पर या फिर कर्मभूमि उपन्यास पर या फिर सेवा सदन पर या फिर गोदान पर? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक पड़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? बताइए आप लोग, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? विवर्त है या फिर दशार्क है या फिर व्यतीत है या फिर मुक्तिबोध है? तो जैनेन्द्र का जो अंतिम उपन्यास है वह है दशार्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यासकार ने, बताइए आप लोग, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? बताइए आप लोग, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण जो है पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? नागार्जुन ने, फणीश्वरनाथ रेणु ने, या फिर श्रीलाल शुक्ल ने, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल ने किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। नई कविता को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? बताइए आप लोग, जो है नई कविता को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका जो है उल्लेखनीय है? श्रीपत राय की है, श्रीपत राय की है, या फिर भैरव प्रसाद गुप्त की है, या फिर कमलेश्वर की है, या फिर मोहन राकेश की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता को प्रतिष्ठा दिलाने में जो है भैरव प्रसाद गुप्त की संपादकीय भूमिका जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। नई कविता की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बताइए आप लोग, नई कविता की विशेष उपलब्धि जो है किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, या फिर महानगरीय संत्रास के चित्रण में, या फिर व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या फिर राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? बताइए आप लोग, आधे अधूरे नाटक की जो पात्र है सावित्री, इनके दुख का मूल कारण क्या था? स्वयं सावित्री की मानसिकता, या फिर अपने अनुरूप पति का ना मिलना, या फिर दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, या फिर पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक की जो पात्र सावित्री हैं, इनके दुख का जो मूल कारण है वह है स्वयं सावित्री की मानसिकता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है? ओम शिवपुरी हैं, या फिर सत्यदेव दुबे हैं, या फिर मोहन महर्षि हैं, या फिर श्यामानंदन जलान है? तो अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक जो है वह है श्यामानंदन जलान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व जो है एक निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, या फिर प्रभाकर माचवे का निबंध है, या फिर कुबेरनाथ राय का निबंध है? तो आलोक पर्व जो निबंध है यह है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या है? हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? बताइए आप लोग, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है विसंगति को उजागर करना, या फिर ऑप्शन बी है रहस्य प्रदान करना, या फिर ऑप्शन सी होगा पाठक की भाव जड़ता को तोड़ना, या फिर ऑप्शन डी होगा वास्तविक स्थिति का चित्रण करना। तो बताइए आप लोग, जो है हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो इनके व्यंग्यात्मक निबंधों का जो लक्ष्य है वह है विसंगति को उजागर करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं?
बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है निराला के समर्थक आलोचक हैं। डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर नंदुलारे वाजपेयी हैं या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला के समर्थक आलोचक जो हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक लेखक जो है जीवनी लेखक नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं है या फिर अमृत राय नहीं है या फिर अज्ञे नहीं है या फिर विष्णु प्रभाकर नहीं है। तो इनमें से जो जीवनी लेखक नहीं है वह है अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों लेखक जो हैं जीवनी लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की रचना है या फिर अभिनव गुप्त की रचना है या फिर आचार्य मम्मट की रचना है या फिर राजशेखर की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक भाव जो है संचारी भाव नहीं है। शोक नहीं है या फिर हर्ष नहीं है या फिर आमर्ष नहीं है या फिर गर्व नहीं है। तो संचारी भाव इनमें से जो नहीं है वह है शोक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है संचारी भाव के भेद हैं या फिर हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? बताइए आप लोग व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? मुख्यार्थ पर या फिर लक्षणार्थ पर या फिर व्यंग्यार्थ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग जो है व्यंजना का व्यापार इनमें से किस पर आधारित होता है? तो यह जो है व्यंग्यार्थ पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आप लोग प्रतीप अलंकार के विषय में कौन सा कथन जो है सही है, बल्कि सही नहीं बल्कि सही है। उपमेय उपमान की समानता होती है, उपमेय उपमान की समानता होती है या फिर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है या फिर उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है या फिर उपमेय को श्रेष्ठता कारण सहित बताई जाती है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतीप अलंकार के विषय में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आप लोग आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर आधुनिकता परंपरा से मुक्ति है या फिर आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है या फिर आधुनिकता कथ्य एवं शैली दोनों से संबंधित है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। आधुनिकता परंपरा से जुड़ाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है? इनमें प्रगतिवादी आलोचक कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है प्रगतिवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर डॉक्टर नामवर सिंह हैं या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी हैं या फिर शिवदान सिंह चौहान हैं। तो इनमें से जो प्रगतिवादी आलोचक हैं वह हैं शिवदान सिंह चौहान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या फिर रामविलास शर्मा है। तो तार सप्तक के संपादक जो है अज्ञेय जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुआनो नदी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग कुआनो नदी जो है किसकी रचना है। शमशेर की रचना है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है या फिर धर्मवीर भारती की रचना है या फिर मोहन राकेश की रचना है। तो कुआनो नदी जो है किसकी रचना है? यह जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं।
निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें विलोम बताना है। बताइए आप लोग, वैभव का विलोम क्या होगा? दारिद्र होगा या फिर दुख होगा या फिर संताप होगा या फिर गरीबी होगा? तो बताइए आप लोग, वैभव का विलोम क्या होगा? तो वैभव का जो विलोम होगा वह होगा दारिद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। गृहस्थ का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, गृहस्थ का विलोम क्या होगा? धनुज होगा, योगी होगा, निष्काम होगा या फिर सन्यासी होगा? तो गृहस्थ का जो विलोम शब्द है होगा वह होगा सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शिष्ट का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, शिष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होगा या फिर अशिष्ट होगा या फिर अवशिष्ट होगा या फिर विशिष्ट होगा? तो बताइए आप लोग, शिष्ट का विलोम क्या होगा? तो शिष्ट का जो विलोम होगा वह होगा अशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। सहोदर का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, सहोदर का विलोम क्या होगा? कुधर होगा या फिर अधर होगा या फिर अन्योदर होगा या फिर परोदर होगा? बताइए आप लोग, सहोदर का जो विलोम होगा वह होगा अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा या फिर जेठ होगा या फिर उत्कृष्ट होगा या फिर निकृष्ट होगा? तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा और इसका विलोम जो होगा वह होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट जो एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट हम पहला कराए हैं यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।